हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 21 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम देखेंगे। अभी रिसेंटली 3rd नंबर का ग्लोबल साउथ समिट हुआ है और उस समिट में इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज विद एमसीक्यू मिलेंगे विद क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स के बारे में, जिसको जीईपी इंडेक्स कहा जा रहा है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, हम सभी लोगों ने जीडीपी के बारे में सुना है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स सर्विस या फिर इंडस्ट्री डोमेन में, एग्रीकल्चर डोमेन में जो भी काम हो रहा है उसका कंबाइन हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे देखो माइनिंग वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, हाइड्रो पावर जनरेशन आता है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर अपने एनवायरमेंट पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम वाटर रिटेंशन हमारा क्या है, ठीक है, सॉइल रिटेंशन क्या है, हम फॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट कवर के लिए क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, पॉलिनेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब एनवायरमेंट का जो इफेक्ट है वो तो है, लेकिन ह्यूमन के कारण कौन कौन से इस पे बर्डन पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जीईपी कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट होगा? जीईपी कैलकुलेट होगा। और पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, मींस जीईपी इंडेक्स। ठीक है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड where the development of the ecosystem will be accessed through the gross environment प्रोडक्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम जीईपी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है इंडिया का, और इसको तैयार किसने किया है, कौन है इसके पीछे का माइंड? तो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिएटर है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स का। ये जो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1979 में, और इन्होंने ही इस जीईपी इंडेक्स को तैयार किया है। यहां पर आपको 4 पिलर्स देखने को मिलेंगे इन द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स: एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जीईपी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा एयर माइनस जीईपी इंडेक्स जो भी रहेगा, प्लस वाटर माइनस जीईपी इंडेक्स, प्लस सॉइल माइनस जीईपी इंडेक्स, प्लस फॉरेस्ट माइनस जीईपी इंडेक्स। इससे हमको ये पता चलेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जीईपी इंडेक्स हेल्प assess the impact of human activity on the ecosystem and measure contribution back to the environment। जितना हमने लॉसेस किया है, अब हमको इसको क्या करना है, रिपेमेंट भी करनी है, वाटर रिटेंशन करना है, पॉलिनेशन पे फोकस करना है, फॉरेस्टेशन, ग्रीन कवर को इंप्रूव करना है। तो ये सारी चीजें इसमें मेजर की जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके का इंडेक्स पब्लिश कर रहा है कौन? उत्तराखंड। एंड उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इन्होंने रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि न्यूट्रिशनल फूड स्कूल स्टूडेंट को प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या मिड डे मील स्कीम में प्रोवाइड नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। मिड डे मील स्कीम 1995 की स्कीम है, और उसके अंदर भी न्यूट्रिशनल फूड गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। एडिशनली और भी ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब मिड डे मील स्कीम तो होगी, उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर भी जोड़ा गया है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसके अलावा एक और चीज की गई है कि फ्री टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, बच्चों को नहीं, टीचर्स को। ठीक है, फ्री टैबलेट्स प्राइमरी स्कूल टीचर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे डिजिटल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो और बच्चों को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाई जाए। इसका अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल अटेंडेंस को लगाने में भी किया जाएगा। ठीक है, टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन इन द स्टेट एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसलिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको टैबलेट भी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है। आइए हम कुछ बातें करेंगे अबाउट द मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना।
ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है, इस बात को याद रखना, ओनली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। वो स्टूडेंट जो नर्सरी से क्लास 8 तक स्टडी करते हैं उनको बॉइल्ड एग एंड फ्रूट्स वंस और वीक प्रोवाइड किए जाएंगे, या तो बॉइल्ड एग या फिर फ्रूट्स वंस इन अ वीक प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो लोकल मार्केट होता है, बच्चों के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मार्केट से फ्रूट्स को परचेज किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग जो मिड डे मील स्कीम कंट्री में रन हो रही है उसके साथ ये एडिशनल स्कीम जोड़ी गई है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल फूड टू चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल। इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 12.75 करोड़ रुपीस दिए हैं फॉर द 24-25। क्लियर? तो ये है आपकी स्कीम। चलिए कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे राखी से पहले की घटना है ये। यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया गया था झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। तो यहाँ पर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन इन्होंने ट्रांसफर किया है पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ द 1000 रुपीज ईच to the bank account of 57,000 women's beneficiary through the direct benefit transfer। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ की है? झारखंड राज्य की है। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट रिसेंटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फीमेल्स के अकाउंट में पहुंचाई गई है। इसमें 1000 रुपीज पर मंथ मतलब एनुअली 12,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा जो झारखंड राज्य की महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। यहाँ पे वो सारी फीमेल्स जिनकी एज 21 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट पर मंथ 1000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि सितंबर मंथ से जो बेनिफिशियरी हैं उनको ये अमाउंट 15th ऑफ एवरी मंथ मतलब 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख को ये अमाउंट उनके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली किया गया है। डन। तो 3 हमने इंपॉर्टेंट बातें सीख ली। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं। एक है आपका पॉलिटी पीवाईक्यू और एक है पॉलिटी टेस्ट सीरीज। दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने 5 साल के एसएससी के क्वेश्चंस को कवर किया है तो आप देख सकते हैं ये पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 500 प्लस एमसीक्यूज हैं और 5 ईयर के यहाँ पे पीवाईक्यूज को कवर किया है एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी है जिसमें टॉपिक वाइज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पे 30 टेस्ट होंगे, 21 टेस्ट जो रेड कलर से दिख रहे हैं आपको, तो 21 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बस 9 टेस्ट बाकी हैं, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज स्टडी करके वो टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ काफी सारे स्टैटिक पॉइंट्स मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आपके कई सारे और भी पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ से मिलेगा हमको टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज। तो सिंपल सा तरीका है, आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है पूजा जैन क्लासेस। तो पूजा जैन क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो मेरा एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को और पीवाईक्यू को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो आप पीडीएफ को भी वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। डन। चलिए इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइट को डिस्कस किया, बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट जैसे कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स के हिसाब से भारत एशिया में किस नंबर पे आता है या इंडिया ग्लोबली किस पोजीशन पे आता है, सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स कहाँ हैं, इसके अलावा किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स हैं, फिर मिक्स साइट कल्चर साइट कितनी है, और कल्चर जो साइट मैंने डिस्कस की है हर एक साइट का इतिहास भी बताया है। जैसे कि अगर रमप्पा टेम्पल तो किसने बनवाया, किस स्टाइल में बना है, कब बना है, भीमबेटिका उसकी खोज कब की है, इसको भीमबेटिका को कब हमने डेजिग्नेट किया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहली 4 साइट कौन सी थी जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ऐसी सारी बातें, हमारे जो तीन रेलवे रूट है जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए, तो सारी बातें यहाँ पे कवर की हैं विद स्टैटिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली यूनेस्को की साइट न्यूज में है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे अपलोड हो गया है, तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 3rd नंबर का ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था इंडिया ने, और यहाँ पर इंडिया का एक नया इनिशिएटिव आया है, इट इज़ ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल साउथ देखें तो ग्लोबल साउथ में आपको साउथ अमेरिका, इसके अलावा कुछ कैरेबियन आइलैंड्स हैं
अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 80% ऐसी कंट्रीज मिलेंगे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उनको फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, और वो लोन कौन प्रोवाइड करता है? जो डेवलप्ड कंट्री होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइना ऐसे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड को, छोटी छोटी कंट्रीज को जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाता है। जैसे कि अगर आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने लोन लिया था चाइना के साथ, और जब चाइना को वो रीपेमेंट नहीं कर पाया समय पे, तो जो हम्बनटोटा वाला एरिया है, हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट है या बेस है, वो यहाँ पे चाइना ने एक्वायर कर लिया। तो ऐसा चाइना करता है। तो यहाँ पर पर्पस यही है कि जो नीडी कंट्रीज हैं, It will not burden the needy countries with debt in the name of the development finance। यहाँ पर इस तरीके से कोई भी जो नीडी कंट्रीज है उनको डेट ट्रैप में नहीं फंसाया जाना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को बूस्ट करने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक नया हमें फंड रेज करना चाहिए। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, इसी का नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रपोज्ड अ ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। It will focus on trade, sustainable growth, technology sharing and the concessional financing of the project, and it will not burden the needy countries with debt in the name of the development finance। इसके अलावा जो फंड यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है फॉर द सपोर्ट, कितना होगा ये आप देख सकते हैं, $2.5 मिलियन। आई नो ये बहुत कम है, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसको सेटअप किया जा रहा है। टू सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटी, इंडिया विल इनिशिएट अ स्पेशल फंड ऑफ $2.5 मिलियन with an additional $1 million allocated to this cause। तो ये आपको ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इंडिया एग्री टू बाय एडिशनल 251 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल। एक्चुअली ऑलरेडी इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को बाय करता है, और एडिशनल अब एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 251 मेगावाट हम एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बाय करेंगे फ्रॉम नेपाल। तो यहाँ पर आप देखते हैं, India's designated authority for cross-border trade has approved an additional 251 megawatt of power export from 12 hydropower project in the Nepal। देखेंगे अभी ना नेपाल के डेलीगेट्स भारत में आए हुए हैं, और यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और कहा गया है कि एडिशनली हम 251 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बाय करेंगे। तो टोटल जो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम नेपाल, इट इज 941 मेगावाट। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल वुड बी एक्सपोर्टिंग पावर टू बिहार थ्रू अ मीडियम टर्म पावर सेल एग्रीमेंट। तो पहली बार नेपाल बिहार को भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेल करने का काम करने वाला है। अगर इसके बैकग्राउंड को समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि नेपाली फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अर्जू राणा द्वाबा यहाँ पर 5 डेज के विजिट पे आए हुए हैं इंडिया 18 अगस्त से 22 अगस्त, और ड्यूरिंग द मीटिंग ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे नेपाल 2014 में, तब इंडिया नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था, विच प्रोवाइड फॉर द सेल ऑफ नेपाल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडिया। तो नेपाल में जो सरप्लस या एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाय करने का काम इंडिया करता है। 2014 में इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया था। In October 2021, India agreed to import 39 megawatt of power from Nepal for the first time। तो 2021 में पहली बार हमने नेपाल से पावर को इंपोर्ट किया था, और अब यहाँ पे हमने 251 मेगावाट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा इंडिया और नेपाल की एक लॉन्ग टर्म डील भी है। लॉन्ग टर्म डील क्या है कि नेपाल इंपोर्ट करेगा, नेपाल से इंपोर्ट होगा 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर स्टार्टिंग दिस ईयर। इस साल से आने वाले 10 साल तक के अंदर हम 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम नेपाल। ये एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, NCLT अप्रूव स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर। एक्चुअली अक्टूबर मंथ की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर 2023 में RBI ने अप्रूवल दे दिया था इन दोनों एंटिटीज के मर्जर के लिए, और यहाँ पे अप्रूवल बाकी था NCLT का। फाइनली इनका अप्रूवल भी आ चुका है, और फाइनली अब यहाँ पे स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज किया जाएगा। तो आप देखेंगे, कंज्यूमर पेमेंट एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस
It has received approval from the National Company Law Tribunal for its merger with Northeast Small Finance Bank. Northeast Small Finance Bank का फॉर्मेशन 2016 में हुआ था और इन दोनों बॉडीज का क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है। फाइनली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं केरला के बारे में। तो केरला ने 2021 में 2021 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, वेपोरे प्रोजेक्ट। ये आपको देखने को मिल जाएगा, वेपोरे प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया था केरला गवर्नमेंट ने और इसी प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पे केरला गवर्नमेंट को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। पूरी न्यूज को समझते हैं, ये तो बेसिक बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द केरला टूरिज्म इन द वेपोरे हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब केरला को गोल्ड अवार्ड मिल रहा है फॉर द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, डन, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन न्यूज में है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी विंस बिलियर्ड्स फाइनल ऑफ वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप। तो यहाँ पर 27 टाइम्स इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी ने रिसेंटली वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है और इन्होंने डिफीट किसको किया है, एस श्री कृष्णा को डिफीट करने का काम किया है। अगर हम पंकज आडवाणी के बारे में बात करें तो स्नूकर और बिलियर्ड से एसोसिएटेड है। इनको 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2009 में पद्मश्री एंड 2018 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक, अगले पर्सन है अशोक कुमार सिंह। टेक्स ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह को बनाया गया है रिसेंटली। ये जो बॉडी है ESIC, जिसको हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। अब आखिरकार ये स्कीम क्या है या ये कंपनी क्या है जो एग्जीक्यूट हो रही है हमारी कंट्री में, जिसके डायरेक्टर बनाए गए हैं अशोक कुमार सिंह। थोड़ी सी बेसिक बातें हम कर लेते हैं अबाउट द ESIC। सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि MP रन कर रहा है, हिमाचल रन कर रहा है। स्टेट, अगर आपको पता होगा तो स्टेट वर्ड यूज किया जाता है पूरे कंप्लीट इंडिया के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो स्टेट मतलब इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। रन ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, अब इसमें एक स्कीम चलती है जिसके बारे में बात हो रही है, ESI स्कीम। और ये जो ESI स्कीम है ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वर्कर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आपको 10 से ज्यादा या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं तो वो कंपनी में ESI स्कीम अप्लाई होती है। ESI स्कीम में एनरोल होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेनिफिट्स होते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स होता है, सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है रेहलोंग धर और रेहलोंग धर बिलोंग करती हैं मेघालय स्टेट से एंड अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट रेफरी ऑफ 8th फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है फीफा, तो फीफा ने रिसेंटली मेघालय की रेहलोंग धर को सिलेक्ट किया है एज अ असिस्टेंट रेफरी फॉर द 8th एडिशन ऑफ अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। और ये जो 8th एडिशन वीमेंस वर्ल्ड कप का है ये अक्टूबर में होगा। कहां पर होगा, डोमिनिकन रिपब्लिक में। ठीक है, अगर हम इसके पुराना एडिशन देखें मतलब 7th एडिशन, तो इंडिया ने होस्ट किया था फीफा अंडर 17 का 7th एडिशन। तो आप देख सकते हैं इंडिया होस्टेड द 7th फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप इन 2022, जिसमें स्पेन इमर्ज हुआ था एज अ चैंपियन और स्पेन ने डिफीट किया था कोलंबिया को इन द फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेकेंड इंडियन है जिनको एज अ रेफरी सिलेक्ट किया गया है अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना कि ये सेकेंड इंडियन है जिनको फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप में एज अ असिस्टेंट रेफरी सिलेक्ट किया गया। इसके पहले आपको नाम देखने को मिलेगा ओवेना फर्नांडिस। तो ये ओवेना फर्नांडिस जो है ये असिस्टेंट रेफरी रही हैं 5th फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप में 2016 में जो हुआ था जॉर्डन में।
ठीक है, अब अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करें तो फीफा ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? फीफा हैज अनाउंस दैट फ्रॉम 2025 टू 2029 द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एनुअली इन द मोरक्को। ठीक, ऐसा अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप। इसे फीफा ने ऑर्गेनाइज किया था फॉर अंडर 17 गर्ल्स के लिए। कब किया था? 2008 में न्यूजीलैंड में। और जो पहला एडिशन था इसको नॉर्थ कोरिया ने जीता था यूएसए को डिफीट करके। द फर्स्ट एडिशन वॉज वॉन बाय द नॉर्थ कोरिया विच डिफीटेड द यूएसए इन द फाइनल। डन। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्टल गार्ड राकेश पाल पास्ड अवे रिसेंटली बिकॉज ऑफ द कार्डिक अरेस्ट। तो ये 25 नंबर के डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के और इनका रिसेंटली डेथ हो गया है। जुलाई 2023 में इन्हें 25 नंबर का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। आइए बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द फर्स्ट सोलर विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पहला महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कहाँ पे बनाया गया है? तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द AI बेस्ड NPSS प्लेटफॉर्म। याद कीजिए, अभी हमने डिस्कशन किया था जब मैंने किसान की बात के बारे में आपको बताया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान की बात लॉन्च की है। सितंबर से एक रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और एक NPSS प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। ये NPSS प्लेटफॉर्म will help farmer to connect with the agriculture scientist and expert on controlling pest using their phone। अपने फोन से वो साइंटिस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से पेस्ट कंट्रोल करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो NPS में P का क्या मतलब है समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी। NPSS का मतलब है नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। तो इस स्कीम को अभी 78 इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे लॉन्च किया गया है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विजय फिक्स डिपॉजिट प्लान। याद कीजिए, हमने डिपॉजिट प्लान के बारे में बात किया था। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 500 डेज का आपको FD यहाँ पे कराया जाएगा, लेकिन बिलो 3 करोड़ रुपीज, जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा अप टू 8.85%। अप टू है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये विजय फिक्स डिपॉजिट RBL बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो किसे बनाया गया है? तो सुकुमारन नायर को बनाया गया है। ऑप्शन सी। हु हैज वॉन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ द 70 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। तो यहाँ पे फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है। ऑप्शन ए, कंतारा मूवी के लिए। ये क्वेश्चन कल भी लिया था, लेकिन अब इसकी जो आपकी लैंग्वेज है वो अलग हुई है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। इन अगस्त 2024 इंडिया हैज जॉइंट हैंड with which country for the establishment of new water technology center at IIT Madras, which is expected to serve as a key contributor to India's effort to achieve sustainable water supply for all। तो इजराइल की मदद से IIT मद्रास में हमने इस नए टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है Indian student team has bagged multiple prestigious medal at the 17th edition of International Earth Science Olympiad। तो रिसेंटली 17th एडिशन इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का हुआ है। पूछा जा रहा है कि ओलंपियाड किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 3 ब्रोंज मेडल और 2 सिल्वर मेडल इंडियन स्टूडेंट को मिले हैं। राकेश पाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स। तो आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी। हु वॉन द गोल्ड अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर फॉर 2024। तो आंसर हो जाएगा केरला टूरिज्म को यह अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शन सी। Who won the billiard final in the Western Indian Billiard and Snooker Championship? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी। और इन्होंने डिफीट किसको किया है? एस श्री कृष्णा को डिफीट करने का काम किया है। ऑप्शन डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे।
ठीक है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो भी पर्सन है उनके स्पोर्ट को भी मेंशन कीजिएगा कि वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कि शॉट पुट से एसोसिएटेड है, या फिर आपके हॉकी से है, बैडमिंटन से है, जेवलिन थ्रो से है। जो भी सही आंसर है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप PYQ को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। सो टेक केयर एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे एंड बाय बाय।